बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 7 जून 2023 है, दिन है दी वेंसडे, बुध का। आलमी इदारे रूस और यूक्रेन को कह रहे थे कि सेंसिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर से दूर रहो वरना जंग एक तरफ रह जाएगी और तुम इस मामले में उलझ कर रह जाओगे। गुज़िश्ता रोज़ जो कुछ हुआ, नोवा का खौफ का डैम जो खिरसन रीजन के अंदर जो डैम तबाह हुआ, उसके हवाले से गुज़िश्ता वीडियो के अंदर डिटेल के साथ हमने बात की। उसके बाद क्या ये जंग रुक गई? बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि जंग भी जारी है। ना सिर्फ ईस्टर्न यूक्रेन रशिया के बॉर्डरिंग रीजन्स के अंदर, बल्कि आप हैरान हो जाएंगे कि इसी रीजन के अंदर ये जो खिरसन रीजन है, यहाँ पर भी शेलिंग और फायरिंग रिपोर्ट हो रही है और दोनों ममालिक एक दूसरे पर इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। रशिया कह रहा है कि यूक्रेन सैलाब ज़दा इलाकों का ख्याल ना करते हुए आबादियों पर शेलिंग कर रहा है, और उधर से यूक्रेन ने भी ये इल्ज़ाम आयद किया कि रशिया जो है, हम इवैक्यूएशन में मसरूफ़ हैं, अपने शहरियों को महफूज मकामात पर ले जाना चाहते हैं, और उधर से आकर रशिया की शेलिंग जो है वो भी मुतासिर कर रही है इवैक्यूएशन के प्रोसेस को। ये यूक्रेन की जानिब से भी इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं रशिया पर। यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि अभी वो बहस चल रही है कि डैम पर किसने मिसाइल हमला किया, डैम को किसने तबाह किया। अभी ये बहस चल रही है दोनों ममालिक के दरमियान के। शेलिंग पर भी एक दूसरे पर इल्ज़ामात आयद करना स्टार्ट कर दिए हैं रूस और यूक्रेन ने। इस मौके पर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक नई थ्योरी लेकर वो आए हैं और उन्होंने बताया कि ये थ्योरी मैं बतौर एविडेंस पेश करके आपको बता रहा हूं कि ये हमला जो कि डैम के ऊपर किया गया, ये रशिया ने किया। अब ये थ्योरी क्या शेयर की यूक्रेन के सदर ने, वो भी आपके सामने रख दूंगा। और असल पिंडोरा बॉक्स तो खोला है वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट ने, वो रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डैम तबाह होने के बाद अब क्या सूरत हाल है खिरसन रीजन के दोनों अतराफ। एक रशिया की साइड है, मैं आपको गुज़िश्ता वीडियो के अंदर डिटेल के साथ बता चुका हूं, मैं अब उस तफसील के अंदर नहीं जाऊंगा। अगर आपने गुज़िश्ता वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, ताकि आपको समझ आए कि ये डैम का जो तनाज़ा है, ये जो मामला है, ये इतना सेंसिटिव क्यों है। अभी तक मैं आपको बता दूं, कहा यह जा रहा है कि 42,000 लोग दोनों साइड्स पर, रशिया की साइड पर भी और यूक्रेन की साइड पर भी 42,000 लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ेगा। और अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो दोपहर के 4 बज रहे हैं, अभी तक के रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 5,000 लोगों को निकालने में कामयाब हुए हैं रशिया और यूक्रेन। और आलमी इदारे ये बता रहे हैं कि 7 दिन तक ये पानी जो है वो जाता रहेगा। खिरसन रीजन के अंदर डिफरेंट जो देहात हैं, जो डिफरेंट कस्बे हैं, जो शहर हैं, वहाँ पर ये पानी जाता रहेगा। 7 दिन तक ये अमल जारी रहेगा कि इस डैम का जो पानी है, जो कि 2 मील लंबा डैम है, 98 फीट इस डैम की ऊंचाई थी, जो कि गुज़िश्ता रोज़ एक हमले के नतीजे में इस डैम की दीवार टूट गई। तो 7 दिन तक पानी जाता रहेगा और 7-8 दिन तक ये इवैक्यूएशन का जो प्रोसेस है वो दोनों कंट्रीज़ की जानिब से जारी रहेगा। सैकड़ों जो बसेस हैं, रशिया की अथॉरिटीज़ ने बताया कि सैकड़ों बसेस इवैक्यूएशन के इस प्रोसेस के अंदर हिस्सा ले रही हैं, कश्तियाँ भी हैं, रेस्क्यू टीमें भी यहाँ पर मौजूद हैं। दोनों अतराफ शहरियों को निकालने का सिलसिला जारी रहेगा। ये आपको तस्वीर नज़र आ रही होगी, दोनों अतराफ जो इलाके हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि जो भी इफेक्टेड इलाके हैं फ्लड की वजह से, ये वो इलाके हैं दोनों अतराफ ईस्ट और वेस्ट साइड पर, जहाँ से आवाम को, शहरियों को निकालने का, इवैक्यूएशन का जो प्रोसेस है वो कंडक्ट कर रही हैं रशिया और यूक्रेन की अथॉरिटीज़। ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट का मैं आपको बता दूं, बहुत सेंसिटिव इशू है ज़ैपोरिज़िया का पावर प्लांट, जो कि डिपेंड करती है, ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट की कूलिंग डिपेंड कर रही थी इसी डैम के पानी के ऊपर। अब ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट की तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी, ये जो आपको एक तालाब नज़र आ रहा है, इसके अंदर पानी इकट्ठा है, लेकिन ये पानी भी 4-6 दिन के लिए काफ़ी है। इसके बाद ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट की कूलिंग के अमल के लिए भी पानी की ज़रूरत पड़ेगी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ ने दोनों ममालिक के सदूर को मुखातिब करते हुए, दोनों ममालिक की अथॉरिटीज़ को मुखातिब करते हुए कहा कि तालाब में पानी कम नहीं होना चाहिए, वरना इस डैम से भी बड़ा डिज़ास्टर हम देख सकते हैं। अगर ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में कोई ब्लास्ट हो गया या कोई हादसा हो गया तो न्यूक्लियर रेडिएशंस रिलीज़ होने का ख़तरा है, जो कि आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस सैलाब से, इस डैम से
कहीं ज़्यादा बुरे असरात। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर अगर कोई हादसा पेश आ जाता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस ज़्यादा स्वेर किस्म के होंगे। और इस वक्त के अंदर ये तालाब पानी से कैसे भरा रखा जाए, यूक्रेन की अथॉरिटीज़ ने कहा कि फ़िलहाल हमें तंग ना करो, हम इवैक्यूएशन के प्रोसेस में मसरूफ़ हैं, हमें बहुत ज़्यादा काम काज है, बहुत सारे शहरी जो हैं हमारे वो फंस कर रह गए हैं, इलाकों के अंदर लाइट नहीं है। यूक्रेन की अथॉरिटीज़ ने कहा कि पहले हम ये 5-6 दिन तक इवैक्यूएशन का अमल कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो डैम का या फिर तालाब भरने का मामला है उसके बाद उन मामलात को देख लिया जाएगा। फिलहाल आप रशिया के इस हमले की मजम्मत करें, रशिया को एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करें, हमें मदद इमदाद प्रोवाइड करें, और यही कर रहे हैं। फ्रांस हो, पोलैंड हो, नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से मदद इमदाद के ऐलानात सामने आने लगे हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की फिर भी राज़ी नहीं है। यूक्रेन के सदर कह रहे हैं कि हलमिन मजीद रशिया को एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करना चाहिए। रशिया के इस ब्रूटल हमले की, इस टेररिस्ट अटैक की जिसने इकोसाइड को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, इसकी खुलकर मजम्मत की जाए। और खुलकर मजम्मत कर रहे हैं नेटो ममालिक। ये नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग की गुफ्तगू सुने, उसके बाद बात करते हैं। Russia has shattered peace in Europe. The destruction of the Kakhovka Dam today puts thousands of civilians at risk and causes severe environmental damage. This is an outrageous act which demonstrates once again the brutality of Russia's war in Ukraine. गुफ्तगू आपने सुनी नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग की, जिन्होंने एक अदालत लगाई हुई थी और वहां पर फैसला सुनाते हुए नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि डैम पर हमले की हम खुलकर मजम्मत करते हैं। रशिया की ब्रूटैलिटी, रशिया का टेररिज्म इस डैम पर हमले से भी वाज़ेह होता है। यानी कि इन्होंने खुद फैसला कर लिया, यहाँ पर एक महफिल लगाकर इन्होंने खुद फैसला कर लिया कि हाँ जी, ये रशिया की कार्रवाई थी, रशिया का मिसाइल था जिसने इस डैम को डैमेज किया। नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ये कहाँ पर गुफ्तगू कर रहे हैं? मीटिंग चल रही थी बुकारेस्ट 9 की। बुकारेस्ट 9 में आपको बता चुका हूँ कि ये नेटो के अलायंस के अंदर एक और अलायंस है जिसमें वो नेटो कंट्रीज शामिल हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, जो कि रशिया के ख़तरे को सबसे ज़्यादा महसूस करते हैं। ये उन 9 ममालिक का इजलास चल रहा था, अब ये 10 हो जाने चाहिए। खैर, फिनलैंड को अभी फ़िलहाल इस B9 ग्रुप के अंदर शामिल नहीं किया गया। फ़िलहाल ये बुकारेस्ट 9 है, यहाँ पर नेटो चीफ स्टोल्टनबर्ग गुफ्तगू कर रहे थे। और साथ ही इन ममालिक के सरबराहान को जो टेबल के गिर्द बैठे हुए थे, नेटो के चीफ ने कहा कि ना सिर्फ हमें रशिया के हमले की ब्रूटैलिटी की मजम्मत करनी है, बल्कि यूक्रेन को इन क्राइसिस से निकलने के लिए हमें मदद इमदाद भी प्रोवाइड करनी है। बढ़ चढ़कर मदद इमदाद का ऐलान करें और यूक्रेन के लिए, फ्यूचर के लिए, यूक्रेन के लिए बहुत ज़्यादा हमें सोचने की ज़रूरत है। जो नेटो का समिट आ रहा है उस पर भी गुफ्तगू इस इजलास के अंदर की गई और बगैर सबूतों के, बगैर गवाहों के इन सारे के सारे सरबराहान ने रशिया को ब्रूटल, रशिया को टेररिस्ट और रशिया को इस हमले का जिम्मेदार करार दिया जो कि इस डैम के ऊपर हमला हुआ। अब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की एक थ्योरी लेकर, एक सबूत लेकर इस इजलास के अंदर वर्चुअली शरीक हुए और जो भी कन्फ्यूजन थी कि ये हमला किसने किया, क्या रशिया ने किया, रशिया कह रहा है यूक्रेन ने किया, तो यूक्रेन के सदर ने थ्योरी पेश करके बता दिया कि मैं आपको बताता हूं कि ये हमला किया किसने। यूक्रेन के सदर ने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है कि इस डैम को बाहर से बैठकर कोई स्ट्राइक करके, कोई शेलिंग करके इस डैम की दीवार को तबाह किया जा सके, पॉसिबल नहीं है। यूक्रेन के सदर ने कहा कि पॉसिबल कैसे हुआ, मैं आपको बताता हूं। यूक्रेन के सदर ने कहा कि माइनिंग की गई थी, माइन किया गया था इस डैम की दीवार को, जिसके लिए काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और ये रशिया के तखरीबकारों की कार्रवाई है। उन्होंने इस डैम को माइन किया और उसके बाद रिमोट कंट्रोल से इस डैम को धमाकों से उड़ाया गया, तभी ये पॉसिबल हुआ कि डैम की दीवार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और सारे का सारा पानी निकल गया। इसके अलावा यूक्रेन के सदर ने कहा कि कोई रास्ता नहीं है कि ये डैम इस तरह से तबाह हो सके। बहुत शुक्रिया यूक्रेन के सदर का कि उन्होंने अपना मंसूबा खुद बता दिया। पहली बात तो मैं आपको बता चुका हूँ कि डैम रशिया के अंडर कंट्रोल है, तो क्यों कर रशिया अपने तखरीबकार भेजेगा इस डैम को माइन करने के लिए, फिर रिमोट कंट्रोल से इस डैम की दीवार को उड़ाएगा। तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने खैर अपना ही मंसूबा अपने मुंह से बता दिया। और अगर इस जंग पे हम नज़र दौड़ाएं
तो इस तरह की तकरीबकारियाँ रशिया की जानिब से नहीं की जा रही, बल्कि जब से जंग स्टार्ट हुई इस तरह की तकरीबकारियाँ यूक्रेन की जानिब से, यूक्रेन के तकरीबकारों की जानिब से ही की जाती हैं, जो कि यूक्रेन के सदर ने अपने इस इजलास के अंदर वर्चुअल खिताब के दौरान ये बातें खुलकर अपने इत्तेहादियों को बता दी कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इसे माइन किया गया था और तकरीबकारों ने इस डैम की दीवार को उड़ाया है। आगे बढ़ते हुए यूक्रेन के सदर ने कहा कि सवाल ये पैदा होता है कि रशिया में इतनी ज़्यादा हल्लाशेरी कैसे आ गई। तकरीबन 1.5 साल हो गया कि हम तमाम के तमाम मिलकर रशिया से लड़ रहे हैं, लेकिन रशिया का सॉफ्टवेयर है कि अपडेट ही नहीं होके दे रहा। रशिया पहले से भी ज़्यादा हैवी किस्म के हमले करता है। तो यूक्रेन के सदर ने कहा कि मैं आपको वजह बता देता हूँ। वजह यह है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन जानते हैं कि नेटो वीक है। यूक्रेन के सदर ने कहा कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन जानते हैं कि हमारा इत्तेहाद कमज़ोर है और हमें वक्त आ चुका है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को नेटो को सबक सिखाना होगा। किस तरह से? यूक्रेन के सदर ने कहा कि नेक्स्ट मंथ जुलाई के अंदर जो नेटो का समिट आ रहा है उसमें यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप देकर रशिया को सबक सिखा दो। यूक्रेन को F-16 तैयारे देकर, यूक्रेन को पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम देकर सबक सिखा दो रशिया को कि हम वीक नहीं हैं, हम स्ट्रॉन्ग हैं, हमारे इत्तेहाद के अंदर कोई कमज़ोरी नहीं है, हम यूनाइटेड हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है यूरोप की सिक्योरिटी का, जहाँ तक ताल्लुक़ है रशिया को टक्कर देने का, यानी कि यूक्रेन के सदर अपने मंसूबे को अब इम्प्लीमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने इस डैम को तबाह किया था कि डैम को तबाह कर देंगे, थोड़ी सी मदद इमदाद ज़्यादा मिल जाएगी, जो काउंटर ऑफेंसिव है वो थोड़ा सा और लेट करने का बहाना मिल जाएगा और इस बहाने से मज़ीद असलहा, गोला बारूद, F-16 तैयारे, पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम और नेटो की मेंबरशिप भी मैं मांग लूँगा अपने इत्तेहादियों से और वो खुशी खुशी मेरी ब्लैकमेलिंग में आकर मुझे नेटो की मेंबरशिप दे देंगे। लेकिन व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग के दौरान जॉन किर्बी से सवाल किया गया इस डैम पर होने वाले हमले से मुतल्लिक, तो जॉन किर्बी जो अमेरिका के तर्जमान हैं उन्होंने कहा कि हमला तो हुआ और बहुत बुरा हुआ। जंग के दौरान एक तो जंग झेल रहे हैं यूक्रेन के अवाम और उसके बाद ये सैलाब झेलने लग गए हैं, तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन जॉन किर्बी ने कहा कि अभी हम क्लियरली नहीं कह सकते कि ये कैसे हुआ और ये किसने किया। यानी कि अमेरिका कह रहा है कि पहले इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होगी और फिर हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि हमला जो डैम पर किया गया ये किसकी जानिब से किया गया। फ़िलहाल जॉन किर्बी कह रहे हैं कि हमें नहीं मालूम, लेकिन ये झूठ बोल रहे हैं, इन्हें मालूम है। और ये बात की है वॉशिंगटन पोस्ट ने। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट आंखें खोलने वाली है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोला है। वॉशिंगटन पोस्ट ने यह बताया कि अमेरिका को 3 महीनों पहले पता था नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइंस के ऊपर यूक्रेन के तखरीबकार जो ब्लास्ट करने की मंसूबाबंदी कर रहे थे, अमेरिका उससे अवेयर था। CIA जानती थी, अमेरिका के सदर जो बाइडेन जानते थे और वो यूक्रेन को रोक सकते थे। यूक्रेन ने अमेरिका के ग्रीन सिग्नल का भी इंतज़ार किया और यूक्रेन को अमेरिका के ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ये नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइंस धमाकों से यूक्रेन के तखरीबकार ग्रुप ने उड़ाई। तो यहाँ पर ये जो प्लानिंग की जा रही थी, ये जो तखरीबकारी, ये जो माइनिंग की प्लानिंग की जा रही थी इस डैम की दीवार के अंदर, इससे भी अमेरिका बहादुर ठीक उसी तरह अवेयर था या अवेयर हो सकता है जिस तरह से नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइंस पर। इसी तरह जॉन किर्बी ने यही बंदा था और यही स्टेटमेंट इसके सामने आई थी कि अभी हमें नहीं पता, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, फिर देखेंगे कि नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइंस को किसने नुकसान पहुंचाया। और रशिया ने उसी वक्त कह दिया था कि ये तुम सब की मिली भगत है, यूक्रेन में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कोई मंसूबा, इस तरह का तखरीबकारी का मंसूबा बगैर तुम्हारी इजाज़त के और बगैर तुम्हारे ग्रीन सिग्नल के कोई मंसूबा यूक्रेन इम्प्लीमेंट कर सके। ठीक इसी तरह ये जो डैम का मंसूबा है ये यूक्रेन के सदर ने अपने मुंह से बता दिया कि इसको किस तरह से तबाह किया गया और अमेरिका के तर्जमान जॉन किर्बी ने अपने मुंह से ठीक वैसी स्टेटमेंट कॉपी करके फिर बयान कर दी जैसी नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइंस के धमाकों के बाद इसी बंदे के मुंह से यही स्टेटमेंट सामने आई थी। अब वॉशिंगटन पोस्ट का मैं आपको बता दूं कि कोई आम धाम ये अखबार नहीं है। इसके रिपोर्ट्स मैंने आपके साथ एक रिपोर्ट शेयर की थी गुज़िश्ता दिनों और मैंने ये बताया था कि इस अखबार ने ये बताया कि बेल्जियम का छोटा असलहा इस्तेमाल किया जा रहा है जो रशिया के सरहदी रीजन है वहाँ पर। अब बेल्जियम के सफारतकार को, बेल्जियम के ऑफिशियल्स को तलब किया रशिया ने और कहा कि ये देखो वॉशिंगटन पोस्ट क्या रिपोर्ट कर रहा है और इस पर हमें जवाब चाहिए कि क्या कर रहा है तुम्हारा असलहा,
हमारे बॉर्डरिंग रीजन के अंदर। अब बेल्जियम की जानिब से इन्वेस्टिगेट भी किया जा रहा है। मैं आपको बता चुका हूँ वीडियो के अंदर कि बेल्जियम इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि हमारा असलहा यूक्रेन को जो हमने डिफेंस के लिए दिया था वो यूक्रेन ने आगे इन तखरीबकारों को कैसे दे दिया जो कि इनसाइड रशिया हमारे असलहे को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस पर इन्वेस्टिगेशन भी बहरहाल बेल्जियम की जानिब से स्टार्ट कर दी गई है। रशिया ने एहतजाज भी कर लिया, लेकिन एहतजाज क्या काफ़ी है? बेलगोरोद रीजन के अंदर मैं आपको बता दूं कि लड़ाई अभी भी जारी है। तखरीबकार बेलगोरोद रीजन के अंदर बार बार दाखिल होने की कोशिश करते हैं और रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि न सिर्फ बेलगोरोद बल्कि बखमुत के अंदर भी इस तरह से बार बार दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं यूक्रेन के तखरीबकार और यूक्रेन के फौजी, और हम इन हमलों को मुसलसल नाकाम बना रहे हैं। ये रशिया के डिफेंस मिनिस्टर की रीसेंट स्टेटमेंट सामने आई, लेकिन बार बार इन हमलों को नाकाम बनाना या फिर तलब करके नुमाइंदों को, सफारतकारों को एहतजाज करना ये काफ़ी नहीं है। ये स्टेटमेंट एक मरतबा फिर से वागनर के चीफ यवगेनी प्रिगोजिन के सामने आई कि सीरियस हो जाओ, बंदे के बच्चे बन जाओ, इससे पहले कि तुम्हें पछताना पड़े। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।